हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज इस हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में हमारा दूसरा दिन है। कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न उसके वो वर्ण कहलाती हैं। फिर हमने वर्ण के भेद पढ़े थे। वर्ण के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, टोटल वर्ण 44 होते हैं। और फिर हमने देखा था कि स्वर के भेद, तो स्वर के भेद उच्चारण के आधार पे देखे थे तो 3 थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर हमने प्रयत्न के आधार पे देखे थे, जो हमारी जीव्या जो है उसको किस प्रकार से प्रयत्न करना पड़ता है, उसके आधार पे हमने देखे थे 3 थे, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। उसके बाद हमने देखा था उच्चारण के आधार पे देख लिए थे। उसके बाद हमने देखे थे प्रयत्न के आधार पे देख लिए थे। फिर हमने देखे थे मुख आकृति कि हमारे मुख की जो आकृति है वो किस प्रकार हो जाती है। उसके आधार पे हमने 4 भेद देखे थे। वो कौन कौन से थे? पहला था संवर्त, दूसरा था अर्धसंवर्त, तीसरा था विवृत और चौथा था अर्धविवृत। उसके बाद हमने ओष्ठ की आकृति के आधार पे देखे थे कि हमारी होठों की बनावट कैसी होती है, कैसी हो जाती है जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं। तो उसके आधार पे हमने 3 देखे थे, वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। तो आज हम उससे आगे देखेंगे। स्वर पढ़ लिया था, स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। तो अब बात आती है कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जो स्वर की सहायता से जो बोले जाएं वर्ण वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। जैसे हमने ये लिखा, एक तो ये है और एक हमने ये लिखा, तो ये क्या है? ये वर्ण है। और ये क्या है? ये क्या है? ये व्यंजन है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें स्वर की क्या सहायता है? ये क्या है? इसमें अ मिल गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया ये पूरक है। इस हलंत वाले क का क्या मतलब होता है? जो ये हलंत वाला क है, जो ये हलंत वाला क है, इसका मतलब होता है कि क क्या है? आधा है। और जब हम इसमें अ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है पूरा क। फिर ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। इसीलिए हम क को ऐसे हलंत के साथ लिखते हैं। ये वर्ण है और वर्ण में अ मिलने के बाद ये क्या बन गया? ये बन गया व्यंजन। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। अब स्वर क्या था इसमें? स्वर क्या था? इस क में हमने अ मिलाया। अ जो क्या है? स्वर है। तो ये स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो स्वर के भेद की हम बात करें, स्वर के भेद की हम बात करें तो मुख्य रूप से स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन से? पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है क्या? अंतस्थ, दूसरा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं 3। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 भेद होते हैं। लेकिन हम जो ये पढ़ेंगे, ये पढ़ने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें इन सब में ये सब भी आ जाएंगे तो हमें ये और इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वैसे स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो कैसे लेके और मैं तक के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल और व। ये आते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन में। और उसमें व्यंजन में कौन से आते हैं? उसमें व्यंजन में आते हैं तीनों स, ये और ये वाला और है, ये आते हैं उसमें व्यंजन में। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण करते समय, एक सेकेंड,
जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न भाग, मतलब जब हम जिन वर्णों को, जिन व्यंजनों को हम बोलते हैं तो मुख के दो भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि के दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उन्हें स्पर्श करते हुए बाहर होती है। अब आपको इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देखनी। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं ना तो वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को छूकर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्श मतलब स्पर्श करना यानी कि टच करना, ठीक है। तो वायु किसी न किसी हिस्से को टच करके निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे क, च, ट, त, प, ठीक है। ये क्या है? ये है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को छूकर जब बाहर निकलती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हमारे जो ये वर्णमाला में जो क, च, ट, त, प, ये 4 वर्ग हैं। क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, यह च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, प, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये चार वर्ग हैं, इनमें 5-5 वर्ण हैं, लेकिन 5वां वर्ण है वो नहीं, सिर्फ जो ये क वर्ग के 4 वर्ण, च वर्ग के 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण, त वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण। जैसे क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, झ, फिर ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब। ये जो 4 ध्वनियाँ होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है? अगला है संघर्षी व्यंजन। अगला क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं? संघर्षी मतलब जिनको संघर्ष करना पड़ता है। तो जिन उच्चारणों के मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, मतलब मुख के 2 अवयव कौन से, कोई से भी लगा लो, जीभ लगा लो, दांत लगा लो, ओष्ठ लगा लो, वो अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है। संकरा मतलब वायु निकलने का जो स्पेस है वो कम रहता है, नैरो हो जाता है बिल्कुल। तो वो वायु संघर्ष करके निकलती है, मतलब वो घर्षण करके निकलती है, तो वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिनका उच्चारण करने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें जैसे क्या हो गया? ख, ग, ज, फ, श, श, ये क्या हो गए? संघर्षी व्यंजन हो गए। तो संघर्षी व्यंजन क्या हुए? जिनको उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु का जो मार्ग है वो नैरो हो जाता है और वायु घर्षण के साथ निकलती है, वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आ गए? ये ख, ग, ज, फ, स और श, ठीक है, ये आ गए। अब अगला कौन सा है? अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मतलब वो संघर्ष भी करते हैं, घर्षण भी करते हैं और स्पर्श भी करते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं उनमें। जिन व्यंजनों का उच्चारण में पहले स्पर्श और फिर घर्षण की स्थिति होती है, मतलब पहले तो वो स्पर्श करेंगे मुख के किसी न किसी हिस्से को और फिर क्या होगा? घर्षण होगा। ऐसी स्थिति में वो कौन कौन से हैं? वो हैं च, छ, ज और झ। च, छ, ज, झ, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके बाद कौन से आते हैं? नासिक्य। नासिक्य इजी सा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नाक के मार्ग से, नासिका के मार्ग से बाहर निकलती है। ये हैं, इनके सभी के जो 5 अक्षर वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? नासिक्य कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, क, य, न, म, ङ, ण, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? जो इन चारों वर्गों के जो 5वें जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। फिर आता है पार्श्विक वर्ण। अब पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो पार्श्विक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद इसका उच्चारण होता है। मतलब मुख के मध्य
दो अंगों के मिलने से, दो अंग मिलेंगे तो वायु का मार्ग क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे हम ल बोलते हैं तो ल में हमारी जीभ और जो ये ऊपर का क्या है, ये मूर्धा, जीभ और मूर्धा के मिलने से मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। उससे क्या होगा, ल का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे बोलेंगे ल, तो जीभ है जो हमारी वो ऊपर मूर्धा को टच करती है, तो उस तब क्या उसके टच करने से किसका उच्चारण होता है, ल का। तो ये क्या हो गया, पार्श्विक वर्ण, ये एक ही है, पार्श्विक वर्ण में एक ही आता है ल। फिर क्या है, फिर अगला है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण में क्या है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या हो जाती है, बेलन की भांति लपेटे खाती है। मतलब ऐसे लपेटे लेती है, जैसे बेलन का हमारा आकार होता है उस आकार में हमारी जीभ का आकार हो जाता है। जैसे बोल के देखो र जब बोलेंगे तो जीभ क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, मतलब बेलन की तरह रोल हो गई, जीभ में क्या हो रही है, रोल हो रही है, तब हम र का उच्चारण करते हैं। तो ये क्या हो गया, लुंठित वर्ण। और क्या होते हैं, अगला क्या है, उच्चिप्त वर्ण। उच्चिप्त वर्ण क्या होते हैं, उच्चिप्त वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण हम एक झटके में कर देते हैं, एक झटके में। जैसे ऐसा होता है ना, फेंकना, एक मुंह से जैसे अक्षर को एकदम से फेंक दिया, जैसे जिनका उच्चारण जीभ के नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, उन्हें हम उच्चिप्त वर्ण कहते हैं। जो हमारा जो तालु होता है, जीभ उसको छूकर एकदम से झटके से वापस आ जाती है, तो वो क्या, उससे क्या होता है, ड ढ। बोल के देखो, ड ढ ड ढ। हमारी जो जीभ है वो ऊपर का जो हिस्सा है वो तालव उसको टच करके एकदम से वापस आ जाती है छूकर, तो ड ढ ड ढ। तो ये क्या हो गए, उत्क्षिप्त वर्ण हो गए, व्यंजन हो गए। अब उसके बाद क्या आता है, अर्धस्वर। अर्धस्वर में किनको लिया गया है, अर्धस्वर य और वह को हम किसकी उसमें काउंट करते हैं, अर्धस्वर में। जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच में आता है, मतलब ये बोलने में उतने ही ईजी हैं जिस तरह के स्वर को हम बोलते हैं, उसी तरह से ये है। इसलिए इनको आधा स्वर और आधा व्यंजन, स्वर और उसके बीच की कैटेगरी में रखा गया है, व्यंजन के बीच के, जैसे य व। मतलब इनका जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा को या मुख के किसी भी भाग को इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इनको स्वर और व्यंजनों के बीच में रखा गया, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। ये अर्धस्वर की गिनती में काउंट होते हैं। तो यह और वह क्या है, अर्धस्वर है। तो ये हमने देख लिया कि प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के हमने भेद देख लिए, कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक और लुंठित और उत्क्षिप्त, लुंठित और उत्क्षिप्त, ये हमने देख लिए। और फिर अर्धस्वर, ये हो गए 8, ठीक है। अब इससे आगे का देखेंगे, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पे, कि हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें किस प्रकार से कंपन उत्पन्न होता है, उस आधार पे हम व्यंजन के भेद देखेंगे। तो उस आधार पे व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है घोष, या हम इस घोष को क्या बोल सकते हैं, इस घोष को हम सघोष भी बोल सकते हैं। घोष या सघोष, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। घोष या सघोष, और दूसरा क्या होता है, अघोष। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। पहला कौन सा, घोष या सघोष, और दूसरा अघोष। तो घोष क्या होते हैं उनके बारे में हम पहले देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने से उसमें कंपन होता है, प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष या सघोष होती हैं। मतलब जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट आ जाती हैं, और जो श्वास के साथ जो वायु जो बाहर निकलती है उसमें कंपन उत्पन्न होता है। तो हर वर्ण का जो तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण के अंतिम 3, जैसे क वर्ग के अंतिम 3, च के अंतिम लास्ट वाले जो 3 हैं, ट के, त के, प के, इन सभी के जो लास्ट वाले 3 हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सघोष। जैसे क ख
नहीं, क ख के जो बाद वाले तीन हैं, क ख के बाद ग घ य, ग घ य, वो तीनों क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सघोष। कौन कौन से? ग घ और य, ये जो तीन हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सघोष या घोष। ठीक है, सघोष कह लो या घोष कह लो, एक ही बात है दोनों। तो ये क्या कहलाते हैं? घोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? लास्ट के हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवे जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अघोष। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, दो जो ध्वनियाँ होती है, पहली और दूसरी, वो क्या कहलाती है? अघोष। मतलब जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कोई उत्पन्न नहीं होता। जैसे क ख, क ख बोल दिया, नहीं हो रहा, लेकिन उसके आगे बोले ग घ या, ग घ या, तो यहाँ कंपन सा होता है। आप बोल के देखो फिर पता चलेगा। क ख बोला, कंपन नहीं हुआ, लेकिन ग घ या, तो यहाँ कंठ में है क्या है? कंपन हो रहा है। तो अघोष कौन से हो गए? क और ख, च छ, ट ठ, त थ और प और फ। हर वर्ण का, हर वर्ग का पहला और दूसरा, कौन कौन सा? हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन। जिसमें क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वो अघोष कहलाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर उत्पन्न हुए के व्यंजन के भेद के बाद हम कौन सा देखेंगे? श्वास प्राण की मात्रा के आधार पे। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पे हम व्यंजन के भेद देखेंगे। तो श्वास प्राण की मात्रा के आधार पे व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं? उस आधार पे भी व्यंजन के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक क्या है? अल्प प्राण, दूसरा क्या है? महाप्राण। पहला कौन सा है? अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ये भी नाम से ही पता चल रहा है। अल्प प्राण मतलब जिसमें प्राण, श्वास जो वायु है वो कम हो लगती है, और महा मतलब उसमें महाप्राण यानी कि उसमें ज़्यादा लगती है। तो अल्प प्राण जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिनमें वायु क्या निकलती है? सीमित मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ है रहित होती हैं, मतलब है रहित होती हैं, जिनमें है नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी, ये क्या कहलाती हैं? प्रत्येक वर्ग की क्या? पहली, तीसरी और पांचवी। जैसे कि हमने लिखा क, ख, ग, घ और ये। तो इसमें क्या बोला इसने? एक तो पहली होगी, एक कौन सी होगी? तीसरी होगी, और एक कौन सी होगी? पांचवी। ये पहली, तीसरी और पांचवी हैं, ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं ना तो कम श्वास निकलती है मुँह से। जैसे बोल के देखो, क, फिर ख बोलो, ख, क बोला, ख, फिर ख बोला, तो पता चल रहा है कि क में कम श्वास निकल रही है, ख बोलते हैं तो ज़्यादा श्वास निकल रही है। फिर ग, फिर घ बोला, फिर घ में भी ज़्यादा, फिर यहाँ। तो क, ख, ग, घ, यह, मतलब पहले में ज़्यादा श्वास की मतलब मात्रा क्या कम निकल रही है, फिर तीसरे में कम निकल रही है, और फिर पांचवे में कम निकल रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है महाप्राण। अब महाप्राण बोल के देखो, बोल के नहीं देखो, पहले महाप्राण की क्या देखते हैं? परिभाषा देखते हैं। जिनका उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है। किनके अपेक्षाकृत? अल्प प्राण का जब उच्चारण करते हैं उसके अपेक्षाकृत जब महाप्राण है उसमें अधिक वायु मुंह से बाहर निकलती है। ऐसी ध्वनियाँ है युक्त होती हैं। क्या? है से युक्त, मतलब जिनमें है होता है। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी ध्वनियाँ महाप्राण होती हैं। कौन सी? ये यहाँ दूसरी, पांचवी नहीं आएगा, दूसरी और चौथी आएगा, ये गलत लिख दिया। दूसरी की जगह क्या आएगा? चौथी आएगा, दूसरी और चौथी। ठीक है, दो और चार, दो और चार। पांचवी किस में होती है? पांचवी तो अल्प प्राण में होती है ना।
पांचवी तो अल्प प्राण में होती है, दूसरी और चौथी। तो दूसरी कौन सी है हमारी, ख, और चौथी कौन सी है, घ। अगले में जैसे हमने क्या देखा, च, छ, ज, झ और य। इसमें दूसरी कौन सी है, ये वाली। चौथी कौन सी है, ये। तो जो ये दूसरी और चौथी जो ध्वनियाँ हैं ये क्या कहलाएंगी, महाप्राण कहलाएंगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण में कौन सी है, अल्प प्राण में है पहली, तीसरी और पांचवी, ये क्या है, अल्प। और दूसरी और चौथी किस में है, महाप्राण। ठीक है, तो ये अल्प प्राण में आएंगी और ये महाप्राण में आएगी। ये थोड़ा सा करेक्शन है भाई, इसको ठीक कर लेना। पांचवी नहीं, पांचवी की जगह यहाँ चौथी आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त मतलब कि जुड़े हुए। ये नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होकर अपना रूप बदल लेते हैं, मतलब कि सीधी सी बात है कि जब दो व्यंजनों के मिलने से कोई तीसरा व्यंजन बनता है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अभी हमारे जो ये हैं, ये क्ष, त्र, ग और श्र, ये किससे मिलके बना है, इसमें ये क और ये श ये मिला है, फिर प्लस ए ये स्वर मिल गया, तब जाके ये क्या बना है, अक्षय। फिर ये त्र, त्र में त मिला, र मिला और ए मिला, तो ये क्या बना, त्र। फिर ग में ज, य और अ, फिर श्र में श, र और अ, इनसे मिलकर ये क्या बने हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो नया व्यंजन बनता है वो क्या कहलाता है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं, अयोगवा ऐसे समझ लो जो किसी योग्य नहीं है। ठीक है, तो अयोगवा में इनको, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं। जो लास्ट में हमारे होते हैं ना, अंग और अह, अंग और अह होते हैं, यही क्या है, दोनों अयोगवा हैं। इसमें जो ये बिंदु है और ये क्या है, ये विसर्ग है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये अयोगवा कहलाते हैं। ये जो बिंदी डॉट और ये विसर्ग, ये क्या कहलाते हैं, ये अयोगवा कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वरों की सहायता से होता है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण, जैसे व्यंजनों का उच्चारण हम जब करते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं। ऐसे ही जब ये अयोगवा हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हम किसकी सहायता लेते हैं, हम स्वरों की सहायता लेते हैं। परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, मतलब जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो इससे पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, क्योंकि ये स्वर के साथ ही लगते हैं। अयोगवा क्या है कि ये किसके साथ लगते हैं, ये स्वर के साथ लगते हैं। जैसे हमने एक क्या लिख दिया, क लिख दिया, तो क के साथ ये नहीं लगेंगे, इसके साथ लगेंगे, इसके साथ लगेंगे। क्यों लगेंगे, इसके साथ क्यों लगेंगे, क्योंकि ये क है, इसमें क्या मिला हुआ है, ए, और जो ये बिंदी लगेगी इस ए के ऊपर है, ना कि इस क के ऊपर। अगर ये वाला क है, ये हलंत वाला, तो इसके ऊपर अगर ये बिंदी लगी है तो ये गलत है, या ये विसर्ग लगा है तो ये गलत है। इसके साथ नहीं लगेंगे, किसके साथ लगते हैं, हमेशा हमेशा स्वर के साथ लगते हैं। ये बिंदी भी और ये विसर्ग भी, ये दोनों किसके साथ लगेंगे, स्वर के साथ लगेंगे। तो इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण से पहले पूर्व क्या आता है, स्वर आता है। अतः स्वर और व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण इनको अयोगवा कहा गया है। क्योंकि इनको स्वर और व्यंजनों के मध्य रखा गया है, इन्हें अयोगवा कहा गया है। इसमें अनुस्वार का बिंदु ए अक्षर का सहारा लिया है। जो अनुस्वार वाला जो ये बिंदु है, इसने किसका सहारा लिया हुआ है, ए का, ए के ऊपर ये लगता है, ए का सहारा लिया हुआ है। और विसर्ग है, ये दोनों बिंदु ये अक्षर ए का ही सहारा लिए हुए हैं। ये भी है, ये भी ए के साथ ही लगते हैं ये। ठीक है, ये इसने भी किसका सहारा लिया हुआ है, ए का, और इसने भी किसका सहारा लिया हुआ है, ए का, इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवा कहलाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो ये हैं, ये हमेशा ये विसर्ग और ये जो बिंदु है अनुस्वार है, ये किसके साथ लगेंगे, ये हमेशा स्वर के साथ आएंगे। दोनों किसके साथ आएंगे, स्वर के साथ, अकेले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर ये अकेले हैं तो ये रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। तो इससे आगे हम
देखते हैं। फिर अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार होते हैं, इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण सिर्फ नाक से किया जाता है, जैसे क्या लिखा है, रंक और पंख, ये इसमें सिर्फ नाक से ध्वनि आ रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अनुस्वार। अनुस्वार सिर्फ नाक से बोले जाते हैं, इनमें वायु सिर्फ नाक से निकलती है। और अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं? इसमें नाक और मुख दोनों मिलकर इनका उच्चारण होता है। जब नाक और मुख दोनों मिल जाते हैं तब इनका उच्चारण होता है, जैसे हंसना, पाँच, कांच। जिनमें चंद्र बिंदु आती है ना, ये चीज़ ध्यान में रखो, जिनमें चंद्र बिंदु आती है उसमें क्या शामिल होगा? मुख और नाक दोनों, मुख और नाक दोनों। और जिनमें ओनली क्या है? अनुस्वार है, वो किससे बोले जाएंगे? नाक से बोले जाएंगे। जिनमें वायु किससे बाहर निकलेगी? नाक से। और जिसमें चंद्र बिंदु है वो मुख और नाक दोनों। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार है वो सिर्फ नाक से, और जिनमें चंद्र बिंदु है वो नाक और मुख दोनों से। इतना है। तो व्यंजन हमारा कंप्लीट हो गया है। व्यंजन में पहले हमने क्या देखा? उच्चारण के आधार पे व्यंजन के भेद देखे थे। फिर उसके बाद ये क्या था? प्राण और श्वास वायु के आधार पे देखा था, प्रयत्न के आधार पे देखा था। और फिर ये अयोगवा देखे थे, संयुक्त व्यंजन देखे थे। तो एक दो बार वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को दोबारा से क्लियर कर दूँगी। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। फिर भी अगर कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ में आगे हम लेके आएंगे व्यंजन के बाद, वर्ण के बाद क्या आता है? वर्णों से ही तो शब्द बनते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा शब्द रहने वाला है। तो कल हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान के बारे में मैं अगले वीडियो में एक अलग से क्लिप बना दूँगी छोटी सी, तो वो करवा दूँगी मैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 मिनट में वो हो जाएगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, नहीं तो अलग से एक शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी उसका, वो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।